एज वी ऑल नो कि हम CA डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो 1 जुलाई का डे है और हमें ये इन्विटेशन मिला है स्कूल की तरफ से कि आई हैव टू डेलिब्रेट सम मोमेंट एंड आई हैव टू शेयर सम व्यूज इन फ्रंट ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। हमारे CA इंस्टीट्यूट का एक CA मोटो सॉन्ग है जिसको हम कुछ भी काम करने से पहले स्टैंडिंग ओवेशन दे करके एक कुछ मिनट का है, तो पहले हम वो कर लेते हैं। तो कैन यू जस्ट So we will start our session after the motto song of CA. So we welcome you again. As we all know, today is the 1st July of 22, the 74th CA Foundation Day. We are celebrating the 74 glorious years of event of our CA Institute of Establishment and the Foundation Day, which is led by the Parliament of the India in 1949. There are 5 amazing facts about the ICAI. Let's start one by one. The first fact is, it is the oldest professional body in India created by the Act of the Parliament in 1949. It is called as ICAI Act 1949. So I suppose that all of you know what is the Parliament. All of you are aware about the Parliament. Okay, so the Parliament Act is passed in 1949 and the CA Act 1949 is established after the awards. It is the oldest professional body in India. Second point is, hello. Second point is, it is the second largest accounting body in the world after the American Institute of Certified Public Accountants (CPA). जो अमेरिका में अकाउंटेंट्स की जो बॉडी जहाँ पर CA क्वालिफिकेशन होती है तो उनको CPA कहा जाता है। CPA का मतलब है कि सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जब हम अकाउंट्स की कोई एग्जामिनेशंस देते हैं या कोई अकाउंटिंग बॉडी में एनरोलमेंट कराते हैं तो वी आर कॉल्ड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सो इफ वी आर डूइंग द सेम थिंग इन द अमेरिका, इन दैट अमेरिका द इंस्टीट्यूट इज गवर्न्ड बाय द CPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। द बॉडीज आर सेम। So after the CPA of America, our institute is the second largest in the world, the Chartered Accountant Institute. Third thing is that, but it's a very important, there is no any reservation in the ICAI. Even the office bearers are selected without any reservation. So कभी भी जैसे कोई एजुकेशन का सिस्टम है या इंडिया में कोई भी और सिस्टम पैरेलली इम्पोज्ड है तो उस पर किसी भी तरह की रिजर्वेशन, किसी भी तरह की रिलैक्सेशन नहीं है। और रिलैक्सेशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये इंस्टीट्यूट जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा जब बना गया था तो उस पर ये क्लॉज नहीं डाले गए थे। दीज आर नॉट गवर्न्ड बाय दी कॉमन एक्ट्स ऑफ द इंडिया। जैसे कि कोई एजुकेशन सिस्टम में हमारे
implemented है in the state government as well as in the central government. In the both parameters, it is not covering all the reservations because it is parallel and equal for all. So अगर किसी को ये एग्जाम्स निकालने हैं, one should have to go with the procedure laid down by the ICAI, and it is not tempered by any other act, and it is not governed by any other act except the Chartered Accountant Act. The fourth idea is the ICAI official emblem has a Garuda. You can see यहाँ पर एक गरुड़ हुआ है, जो इसका फाइन है, जो सिंबल है वो गरुड़ है, तो आप देख सकते हैं। और इस पे एक कोटेशन है, ये शु शब्देषु जागृति, जो हमने स्टार्टिंग में अभी जो हमने मोटो सॉन्ग बजाया था, जो हमने मोटो सॉन्ग चलाया था, तो उस पर आपने देखा हो। तो ये हमारा एक आप कि जो लोगो या हमारा एक जो सिंबल डिज़ाइन किया गया है वो इससे प्रेरित होकर डिज़ाइन किया गया है। तो द ICAI ऑफिशियल एम्बलम हैज़ अ गरुड़ा एंड अ कोट फ्रॉम द उपनिषद। इसका जो भी बेसिस है वो उपनिषद से लिया गया है, हमारे जो उपनिषद हैं उससे इसके बेसिस को ले करके, और जो उसका एम्बलम है उसको भी हमारे उपनिषद से ले करके इट वॉज गिवन बाय दी सर अरबिंदो। आप सब ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा सर अरबिंदो के बारे में, तो उन्होंने इस कोड को आगे इंस्टीट्यूट को हमारे दिया था, तब से ये यही कोड चला रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो बेसिक हिस्ट्री और जो बैकग्राउंड है उसी से ली गई है। जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब ICAI बना था तो पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन था? द फर्स्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द ICAI टू अ CA गोपाल दास पद्मश्री कपाड़िया, who was also the institute first president। ये हमारे इंस्टीट्यूट के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं और ही इज़ द फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब हमारे इंस्टीट्यूट की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1949 में, तब बहुत सारे CAs एग्ज़ाम डायरेक्टली नहीं दिया करते थे। तब क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये जो वर्ड दिया है चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड वर्ड इज़ गिवन बाय द ब्रिटिशर्स बट इट इज़ नॉट गवर्न्ड बाय द ब्रिटिशर्स। चार्टेड अकाउंटेंट जो इंग्लैंड में कहा जाता है वो एक अलग प्रोनाउंसमेंट है, और जो चार्टेड अकाउंटेंट इंडिया में कहा जाता है वो अलग प्रोनाउंसमेंट है। बट आवर होल एक्ट, जितना भी हमारा कानून है, जितना भी हमारा लॉ है, द होल एक्ट इज the soul of the whole act is implemented and governed by the Britishers rule। तो जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया को छोड़ रहे थे 1947 में, जब हमारी इंडिपेंडेंस, आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस, सो उसके बाद क्या हुआ था कि हमारा इंस्टीट्यूट की इस्टेब्लिशमेंट के समय कुछ लोग जो हमारे इंस्टीट्यूट को डेवलप करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए बने थे और जो उस कमेटी में इन्वॉल्व थे, तो उन कमिटीज़ में से जो हाईली क्वालिफाइड लोग थे जिन्होंने ये एग्जाम्स को क्लियर किया था, तो उनको फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICAI बना दिया गया था। इवन दे क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो गेन्ड द फर्स्ट रैंक इन इंडिया। सो देयरफॉर ही इज़ द फर्स्ट chartered accountant who is the president of the ICAI also। एक छोटी सी हिस्ट्री है, मैं आपको एक समराइज फॉर्म में, जितना मैं समराइज करना पाया, मैं इसको एक एक आपको बताता हूँ कि the history of the ICAI, the genesis of this CA profession can be traced back to the pre-independence day, जो कि मैंने आपको भी बताया। Back in 1930, the British government in India passed the Companies Act। कंपनीज एक्ट क्या होता है? कंपनीज एक्ट ये होता है कि आपको इंडिया में काम करने के लिए कुछ रजिस्ट्रेशन चाहिए होते हैं। तो आपको कुछ कंपनीज में या तो आप कंपनी के इंडिपेंडेंट काम करेंगे। तो कंपनीज एक्ट एक ऐसा एक्ट है, जैसे हमारी इंडिपेंडेंस से पहले जो ब्रिटिश कंपनी इंडिया में रूल करने आई थी, जिसको आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो वो भी एक कंपनी एक्ट के दौरान ही गवर्न थी। वो इंग्लैंड में रजिस्टर्ड थी एंड आफ्टर दैट वो फिर इंडिया में भी रजिस्टर्ड हुई। तो उसको हम कहते हैं कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट गवर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज रजिस्टर्ड अंडर द सेंट्रल एक्ट ऑफ द इंडिया। सो which has a prescribed list of books that every company registered under the act has to maintain। So एक prescribed list है उसके लिए, जिसको वो मेंटेन करने की एक रिक्वायरमेंट है, तो उसको हम कहते हैं कंपनीज एक्ट। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर हु हैज द पावर टू ऑडिट दिस बुक्स। बिकॉज अब क्या है, सिस्टम इस तरह से बना है हमारे इंडिया का कि हमारी जो बुक्स होती हैं, जो बिजनेसेस होते हैं, उसको कोई ना कोई ऑडिट करेगा। बेसिक पर्पस ये है कि उस बुक्स को सर्टिफिकेशन मिल जाती है कि दीज बुक्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ
information and explanation provided by the SSE. Also, these books are prepared on the basis of procedure, policies and regulations framed by the ICAI at the time to time during the year and even in the past. So, उसको सर्टिफिकेशन करने के लिए we are the auditors. आप एक ऐसा एग्जाम कर रहे हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करती है कि व्हेन द ऑडिटर, द चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज सर्टिफाइड समथिंग, देन इट शुड बी वेरीफाइड एंड इंस्पेक्टेड ट्रूली विद केयर टेकिंग ऑफ द पॉलिसीज एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द आईसीएआई. तो इस चीज़ को हम कहते हैं ऑडिटर. ऑडिटर का मतलब बस यही है कि जो भी टास्क आपने किया है, जैसे मैं एक बेसिक एग्जाम्पल से समझता हूँ कि जैसे आपकी कॉपीज का जो टेस्ट, जैसे आप एग्जाम्स देते हैं, एग्जाम्स देने के एक रिटन टेस्ट होने के बाद एक नंबरिंग चेक होती है, तो वो तो एक तरीके का रिटन डॉक्यूमेंटेशन का एविडेंस है. मतलब जो चीज़ आपने लिखा है उसके बेसिस पे आपको क्वालिफाइड मार्क्स मिलते हैं और नहीं मिलते हैं. बट यहाँ जो है वो डिफरेंट है. यहाँ पर क्या करना है, आपको फैक्ट्स चेक करने हैं. फैक्ट्स चेक करना मतलब ये होता है कि वेदर द थिंग इज एग्जिस्टेड और नॉट, whether the event is occurred or not, whether there is any discrepancies and whether there is any omissions and willful mistake by the client or not. ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है. Then the auditor are the basic backbone of the company because they will reflect backbone of the company also, but also they are the whistleblower for the public. So अगर आप पब्लिक एट लार्ज पे देखें तो हमें कैसे पता लगेगा कि व्हाट आर द थिंग्स विच इज गोइंग ऑन विद द कंपनी, एंड ये उसी से पता लगेगा जो कंपनी ऑडिटर की रिपोर्ट पड़ेगा. यानी कि अगर आपको आज के दिन पे कोई भी कंपनी के बारे में ज्ञान चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन यू शुड रेफर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट रिपोर्ट. देन ऑडिट रिपोर्ट इज अ वेरी फेयर, you can say a report in which there is all the things during the year, whether the company is under good condition, whether it is in a bad condition, whether they have any clue, whether they have any frauds, whether they have any discrepancies. These all are reported under the audit report. So this is basically the auditors who has the power to audit these books. So आईसीआई की हिस्ट्री में क्या हुआ था, ब्रिटिश रूल से 1913 से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में कंपनीज एक्ट को पास किया था. कंपनीज एक्ट को पास करने के बाद प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बताई गई थी. उस प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखते हुए द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर. ये एक्ट क्या करता है, ये लाइन बोलती है कि द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर हु हैड द पावर टू ऑडिट दिस बुक्स. 5 years later, the government diploma in accountancy course was launched in the Bombay, present day Mumbai. तो 5 साल पहले इससे जो गवर्नमेंट डिप्लोमा, एक पहले जब सीए नहीं हुआ करता था तो पहले डिप्लोमा हुआ करता था, अकाउंटेंसी डिप्लोमा. तो वो अकाउंटेंसी डिप्लोमा मुंबई से मिला करता था. पहले ये बॉडी गवर्नमेंट के लिए डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी का कोर्स चलाया करते थे. जिसने वो डिप्लोमा ले लिया, ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. डिप्लोमा कोर्स आज के दिन में आप जानते हैं कि डिप्लोमा कोर्स क्या होता है. उसके कॉमन सेमेस्टर्स होते हैं जिसको हमें क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद आपको डिप्लोमा मिल जाता है. But now the diploma course has not in the curriculum. The curriculum is very much changed. This course has a pattern similar to today's CA course, complete with a 3 years training period. अब क्या होता है कि CA करने के साथ साथ ही हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत भी पड़ती है. ट्रेनिंग की ज़रूरत की इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें क्या करना होता है कि ट्रेनिंग के साथ साथ ये सीखना ज़रूरी है कि बुकिश लैंग्वेज और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में करने में बहुत डिफरेंस है. अब अगर आप कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसके लिए सीए इंस्टीट्यूट ने 3 साल का ट्रेनिंग पीरियड डिसाइड किया है, जहाँ पर आप एक सीए के अंडर या एक कंपनी के अंडर अपनी ट्रेनिंग करेंगे. ट्रेनिंग करने के दौरान आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज, बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखने को मिलेगा कि किस तरह से कंपनी काम करती है, किस तरह से उसकी वर्किंग स्टाइल है और किस तरह के उसके जो फैक्टर्स हैं और जो उसकी पॉलिसीज़ हैं और जो रेगुलेशन है वो कैसे फॉलो होती है. तो इस तरह की दिस कोर्स हैज अ पैटर्न सिमिलर टू द सीए कोर्स कंप्लीट विद द 3 years of training. Those who complete the course could practice as an auditor throughout India. अगर किसी ने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया तो थ्रूआउट इंडिया कर सकता है. In 1930, then the government of India decided to maintain a register of accountants and proffered the title of registered accountant. पहले चार्टेड अकाउंटेंट को रजिस्टर्ड अकाउंटेंट कहा जाता था. रजिस्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब होता था कि जो चार्टेड अकाउंटेंट का रजिस्टर पे नाम है. पहले सिंपली एक रजिस्टर मेंटेन किया गया अंडर द गाइडेंस ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिस पे जो भी क्वालिफाई करेगा तो उसका रजिस्टर मेंटेन किया गया, तो उसको हम रजिस्टर्ड अकाउंटेंट कहा करते थे.
Those accountants whose names were entered into the roster, एक roster वो maintain करते थे जिसपे जो जो qualification होती थी उस पे registered chartered accountant बताओ. However, even with all these practices, the accountancy profession remained unregulated until an expert committee created in 1948 suggested that an autonomous body should be formed for the enhancing regulation. अब autonomous body क्या होता है? Autonomous body ये होता है कि जिसका कोई भी कंट्रोल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है. ऑटोनोमस बॉडी इज हैविंग इट्स ओन मैनेजिंग कमेटी हु इज डिसाइडिंग दी ऑल द फैक्टर्स, बट इट इज गवर्न्ड बाय द पार्लियामेंट, बट इट इज रूल्ड बाय द पार्लियामेंट, बट इट इज फॉलोड बाय द पॉलिसीज ऑफ द पार्लियामेंट विच द एक्ट इज पास्ड. सो इसको हम कहते हैं ऑटोनोमस बॉडी. बाद में क्या किया गया, ये गवर्नमेंट ने अपनी रेगुलेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट को हटा करके ऑटोनोमस बॉडी बना दी, जिसको हम कहते हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. आज के दिन पे इंस्टीट्यूट के जितने भी डिसीजंस हैं वो इंस्टीट्यूट इंडिपेंडेंटली लेता है. हमारे इंस्टीट्यूट में जो भी डिसीजंस होते हैं वो सारे इंस्टीट्यूट लेता है, प्रोवाइडेड इट इज नॉट अनबायस्ड टू द लॉ ऑफ दिस कंट्री अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट. अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के अंदर या उसको कोई अपोज ना करे या उसको कोई बाईपास ना करे, बस वही एक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज एन ऑटोनोमस बॉडी ले सकता है. By then, though, many Indians had already become the member of the Institute of Chartered Accountant of India, accountant in England and Wales, जिसको हम कहते हैं ICAEW. सबसे पहला जो हमारे ब्रिटिश रूल से पहले जब इंग्लैंड में ये इंस्टीट्यूट सेटअप हुआ था, तो उसका नाम आज भी वही है, ICAEW, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंग्लैंड एंड वेल्स. यही इंस्टीट्यूट है जो बाद में हमारे इंडिया में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नाम से स्टेब्लिश किया गया. अंडर द स्पिरिट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस इंस्टीट्यूट. इस इंस्टीट्यूट की हमने कुछ स्कोप और स्पिरिट या इसके कुछ लॉज को गेन करा और आगे अपना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में स्टेब्लिश हुआ एंड वर नोन बाय द टाइम एज द चार्टर्ड अकाउंटेंट. उस वर्ड का जो ओरिजिन है वो फ्रॉम द इंग्लैंड है. इंग्लैंड से जो ICAEW इंस्टीट्यूट है, इन्होंने एक टर्म दिया कि दोज पर्सन आर क्वालिफाइंग एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट दैट आर डिनोटेड बाय द वर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट. So despite the controversy surrounding the term, it was retained and it was already widely used. Thus, when the Chartered Accountant Act 1949 was passed and the ICAI came into being, the term Chartered Accountant became the preferred title instead of previously used Registered Accountant. So Registered Accountant हमने छोड़ दिया. The word Chartered Accountant is now widely used and prevailed in the country. Since then, 1st July has been commemorated as the ICAI Foundation Day or CA Day in India. Just to be clear, unlikely in the other Commonwealth countries, the word chartered when used for the Indian accountant has no relation to the Royal Chartered of the British, as India is a republic. यानी कि इस वर्ड से हमें ये पता लग रहा है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ड है, इंडिया में उसको ब्रिटिश रूल से कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री. चार्टेड अकाउंटेंट का जो लिटरल मीनिंग है, इट कैन बी हायर्ड. चार्टेड मीन्स इट कैन बी हायर्ड, so it can be hired is the literal word, but it is used by the Britishers, not by the India, because after the independence, the India is a republic country. So republic word में चार्टेड अकाउंटेंट का वर्ड जो चार्टर ब्रिटिश के ऊपर है, जो ब्रिटिश पे लागू होता है, वो यहाँ पर यूज नहीं होता. नेक्स्ट, द ICAI मोटो एंड व्हाट इज दी. अब हमने जो स्टार्टिंग में ICAI मोटो चलाया, उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है. The ICAI has a very strict code of ethics. Code of ethics का मतलब होता है the rules, set of rules which are to be followed by the person. Its official motto is a quote from the Upanishad, which reads as Yeshu Sapteshu Jagrati. इसका मतलब ये है, it translates as the one who is awake in that those asleep. जो वह हैं उसमें से भी जो जागा है, उसको हम कहते हैं यशु सप्तेषु जागृति. इस वर्ड का ये मतलब है. तो हमें ये सिखाया जाता है जब हम अपनी डिग्री ले लेते हैं और डिग्री के बाद हमारा ये जो मोटो सॉन्ग है उसको बताने के बाद हमें ये बताया जाता है कि आफ्टर यू आर टेकिंग डिग्री हमें ओथ दिलाई जाती है. ओथ दिलाई जाने में ये बोला जाता है कि जब सब लोग सो रहे हैं तो आपको जागना जरूरी है. इसका मतलब यह है कि कल के दिन अगर कोई कंपनी का डायरेक्टर या कोई कंपनी एक ऐसे माहौल में फंस जाए जहाँ से उसको निकालना पड़े,
तो उसको निकालने का रास्ता सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही पता होता है, क्योंकि वो कंपनी की डे टू डे एक्टिविटी को वॉच करता है। क्योंकि बीइंग अ कंपनी आपको इस इंटरनल ऑडिट और रेगुलर ऑडिट्स करनी पड़ती है, तो कंपनी की जितने भी कोने होते हैं या जितने भी अनटच्ड एरियाज होते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उसको एक्सप्लोर करके अपने वहाँ पर एक रिमार्केबल पॉइंट्स में बना करके कंपनी को प्रेजेंट करता है। तो कभी कंपनी में ऐसी कोई आपदा आ जाती है या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, तो द चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट अवेट, यानी कि उसको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बाकायदा मालिक उसका सो रहा हो तभी। द ओनर हैज़ नॉट अ राइट टू वाउच ईच एंड एवरीथिंग, वो हर चीज़ को वाउच नहीं कर सकता, नॉट सपोज टू वाउच ईच एंड एवरीथिंग, बट द चार्टर्ड अकाउंटेंट इज सपोज टू वाउच ईच एंड एवरीथिंग। वाउच का मतलब वेरिफिकेशन, आपको चेक करना है ईच एंड एवरीथिंग कि कुछ कंपनी में अगर गड़बड़ है या कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम्स आगे फ्यूचर में आ सकती हैं, देन द चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट, मस्ट रिपोर्ट टू द ओनर यानी कि एमडी ऑफ द कंपनी। ओके, तो हम उसके बाद आते हैं, इट ट्रांसलेट ये हो गया। सीए इज ऑनर बाउंड टू फॉलो दी आईसीए रेगुलेशन। जैसा मैंने कहा, जो उसकी प्रोफेशनल एथिक्स होती हैं उसके अंदर वो ऑनर बाउंड होता है कि वो अपनी जो भी रेगुलेशन है आईसीए की उसको फॉलो करे। एंड टू ऑलवेज बी कंप्लाइंट एंड विजिलेंट, कंप्लाइंट और विजिलेंट रहना चाहिए। कंप्लाइंट मतलब सारी चीज़ों को फॉलो करे और विजिलेंट रहे, चीज़ों को देखता रहे, है ना। इवन व्हेन अ क्लाइंट इज लैक्स अबाउट देयर टैक्सेस, इट इज द सीएस ड्यूटीज टू हेल्प देम बिकम द बेटर टैक्स पेइंग सिटीजन ऑफ द कंट्री। यानी कि अगर उसको लगता है, जो उसका ओनर है उसको लगता है कि मुझे इतना टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी कंपनी ने जो भी काम किया है उस पर इतना टैक्स नहीं बनता है, बट फॉर द सेक ऑफ कंट्री, फॉर द डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट guide the company to pay the taxes because it is only the favoring the nation. So आपका जो नेशन है उस पर जो टैक्सेस का स्ट्रक्चर है या टैक्सेस का जो फाउंडेशन है वो उस पर डिपेंडेंट है। तो इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को इसको बताने की ज़रूरत पड़ती है। बिजनेसेस स्मॉल एंड लार्ज नीड एन एक्सपर्ट हेल्प एंड अ सीए इज ऑलवेज विलिंग टू कम टू रेस्क्यू। कभी भी ज़रूरत हो, सीए को ज़रूरत अगर पड़ती है किसी मेमडी को या किसी कंपनी को, तो सीए को हमेशा अवेलेबल पड़ता है और रहना चाहिए भी। इट्स समथिंग दैट इज इंग्रेडिएंट इन देयर डीएनए एंड द सीए डे इज जस्ट अ यूज टू सेलिब्रेट एंड एक्नॉलेज द प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस टू द कंट्रीज इकोनॉमी। सो ये सीए डे इस चीज़ को मनाने के लिए है कि क्योंकि हमने अपने कोटेशन या येषु शक्तेषु जागृति, यानी कि हम लोग जब तक जागे हैं, चाहे हमारे जितने साथी लोग जागे हैं, तो उस कंपनी को और हमारे नेशन को, वी आर द पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग। सो हम लोगों को हमेशा जागे रहना है और इस जागे रहने के जो हमारी ड्यूटी है इसको हम सीए डे के रूप में मनाते हैं। तो ये चीज़, वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक आप लोगों के लिए मैं एक शेयर करने के लिए पेज लेके आया था, ICITV.com। अगर कोई भी स्टूडेंट किसी चीज़ की नॉलेज, किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन, किसी चीज़ का डिटेल जानना चाहता है या आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको लगता है कि कुछ अपडेशन आपको मिल सकता है, तो आप अपने हॉलीडेज़ पे, अपने फ्री टाइम पे ICITV.com को विजिट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें रेगुलर अपडेशंस आती हैं और इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम्स भी आते हैं और डेली प्रोग्राम्स आते हैं। इस पर रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स होते हैं जो इंस्टीट्यूट अपनी साइट पे पब्लिश करता है। इट कैन बी व्यूड बाय एनी नंबर ऑफ पर्सन्स एक्सेप्ट द मेंबर। मेंबर के अंदर एक प्रिविलेज होता है कि मेंबर उसको लॉग इन करके कुछ और भी डिटेल्स देख सकता है, बट आप लोग इसको एज ए पब्लिक जो टॉपिक हैं वो आप व्यू कर सकते हैं। इसका मैं एक आपको सैम्पल दिखा देता हूँ। ये इस तरह से वेबसाइट खुलती है, ICITVchannels.php। इसमें आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड, बैंकिंग, बोर्ड ऑफ स्टडीज़, बिजनेस मैनेजमेंट, ये सारे आपके पास कॉर्नर्स। ये कॉर्नर्स क्या करेंगे, जैसे आप एक को क्लिक करोगे तो आपको उसके अंदर की जितनी भी रिलेटेड वीडियो रिलेटेड टू दी अकाउंटिंग है वो मिल जाएगी। जो भी इन्होंने वीडियोस बनाई होंगी या जो भी इन्होंने इसमें डेवलपमेंट की होंगी, वो सारी की सारी वीडियोस इसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगी आपको। तो कभी आपको लगेगा कि आपको टाइम स्पेयर करना चाहिए तो आप अपना टाइम ज़रूर स्पेयर करिए, क्योंकि इससे आपको जो करंट अपडेटेड नॉलेज है या जो उसकी आपको एक कीन इंटरेस्ट है सीए पे, तो वो आपको हेल्प करेगा। आप इसको ज़रूर विजिट करिए। नेक्स्ट, अब बात करते हैं 80% सीए फाइनल में। देखिए बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं आया,
देखिए इसमें तीन स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। CPT, PCC, जिसको हम IPCC भी कहते हैं या PCC भी कहते हैं, वो इंटरचेंज होता रहता है। उसके बाद CA फाइनल होता है। अल्टीमेटली द गोल इज CA फाइनल। अगर आप CA फाइनल कर लेते हैं तो उसके बाद आप यू आर अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड यू हैव अ राइट टू ऑडिट, यू हैव ऑल राइट्स और यू हैव ऑल पावर्स टू डेलिब्रेट टू योर क्लाइंट्स। तो मैं इसलिए ये चीज़ लेके आया क्योंकि क्या है कि जो अभी का जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है। देखिए अगर आप देखेंगे परसेंटेज मार्क्स के हिसाब से, तो अभी मई 22 में अभी भी एग्ज़ाम हुए हैं, हम लोगों ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए थे। तो इस पे जो नया कोर्स और पुराना ओल्ड कोर्स है, इसकी भी डिटेल आपको ICI TV में डिटेल वाइज मिल जाएगी, क्योंकि अभी बहुत मैसिव चेंज आने वाला है। पहले ये था कि कुछ कोर्सेज को लेकर के इंस्टीट्यूट डाइसी पोजीशन पे था कि इसको रखे या ना रखे। अब बहुत मेजर चेंज आएगा इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशन में भी और ट्रेनिंग मॉड्यूल पे भी। पहले क्या होता था कि आप 12th पास करा या 10th पास करा, आपने CPT दे दिया, आफ्टर 12th आपने जो है CPT क्वालिफाई कर दिया। CPT क्वालिफाई करने के बाद ट्रेनिंग कर ली 3 साल की, और ट्रेनिंग के दौरान ही IPCC और फाइनल के एग्जाम भी दे दिए। अब वो चीज़ चेंज होने जा रही है। अब क्या होने जा रहा है कि जिस दिन आपने 12th पास किया, 12th पास करने के बाद आपने एग्जामिनेशन के लिए एनरोलमेंट किया, एनरोलमेंट करने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए टाइम मिलेगा, वो भी एक एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। CPT क्वालिफाई करने के बाद नहीं हो सकता, IPCC क्वालिफाई करने के बाद आपको ट्रेनिंग का पार्ट मिलेगा। यानी कि अब CA कर रहा, जो पहले 4 साल का था वो शायद अब 5 साल का हो जाए। वो इसलिए क्योंकि इस तरह की कमियां इसलिए मिली हैं क्योंकि आफ्टर 12th से बच्चा आता है तो उसको बेसिक नॉलेज नहीं होता कि ऑडिट में क्या करना है, टैक्सेशन में क्या करना है, अकाउंट्स में क्या करना है, बिकॉज उसको एक बेसिक नॉलेज अकाउंटिंग का होता है। हमारे उसमें मॉड्यूल पे जो हमारा CBSE मॉड्यूल है उसमें टैक्सेशन नहीं है, बहुत ही स्मॉल पार्ट है टैक्सेशन का, और जो कि इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। जो कि मैं ठीक कह रहा हूँ, आपको शायद इकोनॉमिक्स में कुछ टैक्सेशन का पार्ट। आपके कॉमर्स के कितने बच्चे हैं यहाँ पर? कॉमर्स के कितने स्टूडेंट्स हैं? तो आपके एक करिकुलम में, आपके सिलेबस में इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट होगा जिसमें एक बहुत मार्जिनल टैक्स के लिए बारे में बताया जाता है, फिस्कल डेफिसिट, ये वो सारी चीज़ें बताई जाती होंगी। तो उस पर एक बहुत नॉमिनल सा पोर्शन इन्होंने रखा है टैक्सेशन का, जो कि हमने अपने टाइम पे ही पढ़ा था, तो शायद आज भी होगा, ऐसी बात नहीं उस तरह पढ़ा था तो इस समय भी होगा। तो वो टैक्सेशन का पार्ट है, तो उससे बच्चा एकदम से अडेप्टेबल नहीं होता। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने ये प्लान किया है कि आगे जाकर के बच्चा जब अपना ऑडिट कर ले, अकाउंटिंग कर ले, टैक्सेशन कर ले, उसके बाद ही अपना ट्रेनिंग शुरू करे। क्योंकि जिस दिन वो किसी CA ऑफिस के अंदर या किसी कंपनी के अंदर घुसता है तो उसको ये नहीं पता होता कि मुझे टैक्सेशन का पार्ट में क्या करना है, मुझे अकाउंटिंग के पार्ट में क्या करना है, मुझे ऑडिट में क्या करना है। तो वो एजुकेशन का जो फील्ड है वो थोड़ा सा इम्प्रोवाइज होने जा रहा है, वो इम्प्रोवाइज होगा और आगे जाके थोड़ा 1-1.5 साल ये कोर्स बढ़ेगा, बट इट इज़ अ वेरी गुड कोर्स नाउ। तो ये रिजल्ट का परसेंटेज दिसंबर 20 लोग, ये ग्रुप 1 के, ग्रुप 2 के, बोथ ग्रुप के। देखो बोथ ग्रुप में सबसे कम रिजल्ट है परसेंटेज। 100 बच्चे ने अगर अप्लाई कराए तो 2 बच्चे निकले। इसका रीज़न बस यही है कि बोथ ग्रुप में आपको 8 के 8 पेपर इन 1 गो देने होते हैं। और आप ये मानेंगे कि इस पे भी काफ़ी सारे बच्चों ने इतनी मेहनत करी कि आप देखिए जुलाई 2021 में 12% रिजल्ट है, कहाँ 1% ओवर द पीरियड। और अभी जो मई का एक्सपेक्टेशन है, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, इसमें 17% का ग्रोथ आएगा। बस वो रीज़न ये है कि हमारी जो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन मॉड्यूल है, जो इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन है और जो बिल्डिंग ऑफ जिसको आप कहते हैं कि कोर थॉट्स हैं बच्चों के, वो हमने डेवलप किए। तो उस वजह से रिजल्ट इम्प्रोवाइज हो रहा है। जुलाई 21 का जो रिजल्ट था वो इसलिए इम्प्रोवाइज हुआ क्योंकि बच्चों को काफ़ी सारा टाइम लॉकडाउन के ड्यूरेशन में मिल गया। लॉकडाउन के ड्यूरेशन में वो ट्रेनिंग में नहीं गए। सबसे मेन फोकस ये होता है कि बच्चे को जॉब भी करनी है और एजुकेशन के एग्जाम भी देने हैं। तो वो एक पैरामीटर मुझे जो लगा वो यहाँ था। अब ये पैरामीटर इसलिए लग रहा है क्योंकि करिकुलम में काफ़ी हद तक चेंज आ गया है, जिसको बच्चों ने अडॉप्ट कर लिया है। तो इसलिए रिजल्ट की इम्प्रोवाइजेशन होते जा रही है। नेक्स्ट स्लाइड। आपको ये जानना जरूरी है कि आज के दिन में पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पूरे इंडिया में कितने हैं। टोटल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया आर 3,51,232। As on date, the chartered accountants, number of chartered accountants who are the member of the Institute of Chartered Accountant of India are 3.5 lakhs in India. और ये टर्म्स क्या हैं? फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर दोज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स who are in practice for more than 5 years or who are in service for more than 5 years.
अब प्रैक्टिस और सर्विस का मतलब क्या है? प्रैक्टिस का मतलब दे हैव ओपन देयर ऑफिसेज एंड दे आर प्रैक्टिसिंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन एनी ऑफ द स्टेट इन एनी ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया। अगर वो अपना ऑफिस खोल के बैठे हैं एंड दे आर कंटिन्यूअस इन प्रैक्टिस ऑफ मोर देन 5 years, देन दे आर कॉल्ड टू बी अ फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट फेलोशिप मिल जाती है 5 साल बाद। 5 साल बाद आपको एक नया सर्टिफिकेट से रिकग्निशन मिलता है इंस्टीट्यूट से, जो आपको ये रिकॉग्नाइज करता है कि यू आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट who has in being continuous practice of more than 5 years. So these are fellow chartered accountants. Who are the associate chartered accountants? Associate chartered accountants are those chartered accountants who are in a practice of less than 5 years. तो लेस देन 5 years वाले एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट मानते हैं। जैसे कि अभी आपने कोई किसी ने सीए क्लियर किया, सीए क्लियर करने के बाद उसको 5 साल लगते हैं एफसीए बनने के लिए, जिसको हम कहते हैं फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, एफसीए। तो एफसीए बनने के लिए 5 साल लगते हैं, तो उस ड्यूरेशन पे वो एसोसिएट रहता है, इज एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब फुल टाइम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने हैं? देयर आर 90,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ओवर द इंडिया हु आर फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और पार्ट टाइम प्रैक्टिस क्या है? पार्ट टाइम प्रैक्टिस का मतलब यह है कि दोज आर डूइंग वर्क एंड और दोज आर टेकिंग द लाइसेंस फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, की वो प्रैक्टिस भी करते हैं। तो प्रैक्टिसिंग का लाइसेंस जो लोग लेते हैं और प्रैक्टिसिंग के लाइसेंस के बाद जॉब भी कर रहे होते हैं, तो उनको हम पार्ट टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। और आप ये मानेंगे नहीं कि बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो प्रैक्टिस में नहीं है, जो जॉब भी नहीं कर रहे, जो प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे। दो आर 15,921 अप्रॉक्सीमेट 16,000। ऐसे कौन लोग हो सकते हैं? वो लोग हो सकते हैं कि जैसे कोई माइग्रेट कर गया, फॉरेन पे माइग्रेट कर गया, जो इंडिया में काम नहीं कर रहा, वो किसी पब्लिक या कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है फॉरेन पे, जो इंडिया में अभी तक नहीं है, तो उसको नॉन प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कह सकते हैं। और जिसको एक और हो सकता है जो हाउस वाइफ्स हैं, तो वो अब प्रैक्टिस भी नहीं कर रही, जॉब भी नहीं कर रही, तो दोज आर नॉट प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। Those have qualified the chartered accountant but they are not in a practice। और कह सकते हैं कि जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कंपनी खोल के काम कर रहा है, कोई अपना बिजनेस रन कर रहा है और वो अपनी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है या एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब में नहीं है, तो दोज आर नॉन प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हु हैव टेकन द डिग्री बिफोर 5 years एंड दे हैव कंप्लीटेड टोटल 5 years ऑफ देयर प्रैक्टिस, तो वो उस कैटेगरी में आ गए। एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट वही है, बस फुल टाइम है, मोर लेस देन 5 years। पार्ट टाइम जो जॉब भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। नॉन प्रैक्टिस यानी कि देखिए यहाँ पर फिगर कितना है, 1,81,000 लोग ऐसे हैं जो प्रैक्टिस में ही नहीं है। प्रैक्टिस में मतलब है कि जो अपना ना तो ऑफिस खोल रहे हैं, हो सकता है जॉब में हो, और जॉब में हो तो उन्होंने अभी भी अपना एसोसिएट प्रैक्टिस का जो सर्टिफिकेट है वो क्लेम ना किया हो, तो उस तरह के जो हैं वो नॉन प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट में आ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये तो था चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्स के लिए। अब एक छोटा सा डिस्कशन मुझे करना है बच्चों से, स्टूडेंट से जो 12th में है, 11th में है। आप लोगों में से 12th के कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं? ओके, कॉमर्स के कितने हैं? 12th कॉमर्स एंड 11th कॉमर्स, 11 अदर देन कॉमर्स, साइंस वगैरह। साइंस के तो नहीं है ना? साइंस के स्टूडेंट्स कितने हैं? चाहे वो किसी भी क्लास में हो, 10th 12th के बाद या उससे पहले? अच्छा, ओके। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 12th या 11th कॉमर्स साइंस, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अपना CA कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आपको यू आर साइंस ग्रेजुएट, यू आर साइंस क्वालिफाइड, यू आर कॉमर्स क्वालिफाइड, तो उससे मतलब नहीं है। आप अपना CA कोर्स कर सकते हैं। हमारे जो टीचर थे वो साइंस ग्रेजुएट भी थे, BTech क्वालिफाइड भी थे और MTech किए हुए थे। उन्होंने CA कोर्स अडॉप्ट किया और दे जस्ट नॉट अडॉप्टेड द CA कोर्स बट दे हैव रिमार्केबल क्वालिफिकेशन द CA कोर्स। दे जो उनका ग्रुप था 3 या 4 लोगों का, उन लोगों ने क्या किया था कि सारे CA कोर्स के पैटर्न में इन लोगों ने रैंक 3rd या रैंक 2nd, आई डोंट रिमेंबर बट वो पुरानी डेट हो गई, बट 2nd या 3rd रैंक लेकर आए।
तो मुझे लगता है कि अगर आपको ट्रेडिशन वे में चलना भी है और अगर आपको कोई साइंस या कॉमर्स बैकग्राउंड से होना या ना होना ज़रूरी नहीं है, इसकी एक अपना सेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस है। जिस दिन आप इस कोर्स के अंदर आएंगे उस दिन आपको लगेगा कि इसका अपना एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है जिसमें ये इम्प्लीमेंट कर जा सकता है। अच्छा, एक लास्ट बात मुझसे आपसे करनी है जो कि उसके बाद में करके निकल जाऊँगा। आप में से अपने अपने सिलेबस का, चलिए 12th क्लास का या 11th क्लास का कोई एक बच्चा खड़ा हो जाए और वो अपना सिलेबस बता दे कि उसके सिलेबस में अभी क्या क्या है, उसके सिलेबस में क्या क्या कवर होता है। मुझे बस 2-4 चीज़ें बतानी, फिर मैं निकलूँगा। उसका अपना जो डायरी है, जो स्कूल डायरी है, उससे वो अपना एक सिलेबस बता दे कि मैं ये सिलेबस को फॉलो करता हूँ या मैं इस सिलेबस को इम्प्लीमेंट करता हूँ। बस मुझे जानना है कि क्या 10th क्लास और 11th क्लास या जो भी क्लास के हैं, जो कॉमर्स के हैं तो बेटर है, कॉमर्स जो है मेरा फील्ड है। दीक्षा बताओ। कोई एक बच्चा बता अकाउंट्स का सिलेबस क्या क्या है, कोई एक बच्चा बता दे, आप बता दो। आप किसमें, कॉमर्स में? हाँ, टर्म फर्स्ट के लिए अभी हम फिलहाल पार्टनरशिप कर रहे हैं। पार्टनरशिप में हम उसके डिफरेंट पार्ट पढ़ रहे हैं कि फॉर्म कैसे होता है, एडमिशन कैसे होता है, डेथ में क्या प्रोसीजर होता है, डिसोल्यूशन होता है। सिंपल सब्जेक्ट, नेम एंड सब्जेक्ट। अकाउंटेंसी, बिजनेस, ओके, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में 2 हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। अकाउंटेंसी, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, और कोई एडिशनल सब्जेक्ट? हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी है, इंग्लिश और मैथ्स। CS। ओके, तो ये सिलेबस आपके लिए सेट है। इसके अलावा इसमें कुछ कमी, सिलेबस में कुछ कम, कुछ ज़्यादा, कुछ कमी लग रही है? आपको लग रहा है कुछ सिलेबस में कुछ कम है, कुछ और होना चाहिए था? प्रैक्टिकल तो बात में हो जाता है, तो है ही हर एक सिलेबस, कुछ और होना चाहिए था, बताइए। कॉमर्स की मैम, बच्चे बताए तो ज़्यादा अच्छा है। बच्चों, आपको क्या लगता है, मतलब सिलेबस आपने कर लिया तो इनफ है? आपकी डायरी में आपने डेली होमवर्क नोट करा और घर गए और होमवर्क करके आ गए वापस और बाकी बात खत्म? क्या क्या आपको लगता है सिलेबस के अंदर और क्या होना चाहिए आपके अंदर? एक एक करके व्यू शेयर, कोई बात नहीं। ये तो टेक्निकल हो गया। आप ये बताइए कि आप सिलेबस में और क्या चाहते हैं जिससे आप इम्प्रोवाइज हो जाए। टेक्निकल हो गया मीन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ नॉट वेरी मच रेयर पॉइंट बट इट इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट आप ये बताइए आप और एडिशनल क्या चाहते हैं अपने सिलेबस से? आप आज की ज़माने में, आज के समय पे आप क्या चाहते हैं अपने सिलेबस से कि वो आपको ऐसा गेन करके दें कि आपको कुछ वैल्यू एडिशन आपके पास मिल जाए? आप अपने सिलेबस में बस एक चीज़ और जोड़ लीजिए जो कि मैंने अपने सिलेबस में 20 साल पहले जोड़ ली थी। आज 20 साल हो गए? हाँ हो गए, 20 साल हो गए। 2000 नहीं, 20 साल नहीं हो यार, 18 साल हो गए। तो मैंने 3 ईयर्स पहले जब 12th क्वालिफाई किया था तो मैंने अपने सब्जेक्ट में एक चीज़ जोड़ ली थी जो कि है पैशन। आप अपने पैशन को अपने सिलेबस में नीचे से नोट कर लीजिए। आपके स्कूल ने आपको गाइड किया, आपके गुरु ने आपको गाइड किया, आपके गुरु आपको गाइड और डायरेक्शन तो दे सकते हैं बट पैशन आपको करेक्ट करना है। आप अपने पैशन को अपनी डायरी के नीचे से नोट करके लिखिए कि व्हाट इज़ योर पैशन ऑफ डूइंग, व्हाट इज़ योर पैशन ऑफ गोइंग, व्हाट इज़ योर पैशन ऑफ लिविंग द थिंग्स, है ना। तो आप उसमें बस एक चीज़ और ऐड करें। अब आप साइंस के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या किसी भी डायरेक्शन में आप अपना करियर को मोल्ड करना चाहते हैं, बट जब तक आपका उसके अंदर पैशन नहीं होगा तब तक वो आप लिविंग थिंग की तरह नहीं जी पाएंगे। आप हमेशा जो भी कोई कोर्स होता है या ट्यूशन वर्क होगा या जो भी आपके पास बर्डन होगा उसको आपको लगेगा कि इसको ख़त्म कर रहे हैं और निकलें आगे। ऐसा नहीं। अगर आपको ख़त्म करके निकलना है, एंड करके निकलना है, एंड नोट पे क्या देना है अपनी डायरी के अंदर? पैशन। आपका एंड नोट होना चाहिए माई पैशन इज़ दैट आई वॉन्ट टू रिपीट इट अगेन n number of times, whether the matter is followed or not, whether I have an interest or not, n number of times आपको उसको फॉलो करना है। फॉलो क्या करना है? अपना पैशन।
और उस पैशन को लिटरली लिख के रखो। क्योंकि क्या होता है, हमारा पैशन होता है क्रिकेट खेलना, हमारा पैशन होता है फुटबॉल खेलना, हमारा पैशन होता है मूवी देखना, हमारा पैशन होता है बाइक राइडिंग करना। तो वो पैशंस, जितने भी पैशंस हैं आपके, क्या उसे आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं? तो स्कूल तो आपको एक ऐसा गुरु डायरेक्शन दे सकता है जो कि उसने दिया है। उसने अपना एक सिलेबस आपके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से बना के दिया है, बट उस पर वैल्यू एडिशन क्या करना है, आपने अपना पैशन ऐड करना है। अगर आपने अपना पैशन उस पर ऐड कर दिया, पैशन इन द सेंस आपका ऑब्जेक्टिव, आपका गोल, आपका जुनून, वो अगर आपने उसमें ऐड कर दिया, तो जो वो करिकुलम है, ना कि वो बेहतर होगा, बल्कि आपका करियर भी अच्छा होगा। करियर भी अच्छा हो जाए क्योंकि आपको एक डायरेक्शन मिल गई, आप उस डायरेक्शन में जाओगे जिस डायरेक्शन पे शायद आप भीड़ से थोड़ा अलग हो जाओ, है ना, और हो सकता है कि ग्रुप में अलग हो जाओ या ग्रुप से आगे चले जाओ। तो वो करने के लिए आपको एक छोटी सी चीज़ उसमें डालनी है, जो कि है पैशन। ठीक है, बस एक चीज़ रह गया था सर, मुझे ये बताना। Thank you so much, sir, for an insightful session. Men make history and not the other way around. In periods where there is no leadership, society stands still. Progress occurs when courageous, skillful leaders seize the opportunity to change things for the better. Now I request Honorable Principal Ma'am to do the honors of presenting a token of appreciation to our esteemed dignitary, C.A. Pankaj Kabdewal, sir. I would now like to invite our school head boy Dhruv Kotolia to propose the vote of thanks. Good morning to the Honorable Chief Guest, C.A. Pankaj Kabdewal sir, respected Principal ma'am, teachers and my dear friends. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this auspicious occasion. We are grateful to our Chief Guest, C.A. Pankaj Kabdewal sir, for his words of encouragement. His words, his able guidance will always encourage us. I thank him for his kindness, his interest, his hospitality and support. I would like to thank our principal ma'am, staff members, student participants, volunteers, and last but not the least, our beloved audience for making this occasion a grand success. Finally, I leave you this inspiring quote by Dr. APJ Abdul Kalam. You cannot change your habits, but you cannot change your future, but you can change your habits. And change habits will change your future. Once again, thanks to everyone for their attention. Thank you. Thank you.